वेलकम बैक। मिशन आदित्य एल1 सूरत से सामने हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष की बातें करने में बहुत ही ज्ञानवर्धक तो होती है, लेकिन इंटरेस्ट भी आपका बहुत आता है। तो त्यागी साहब, हमें ये बताइए कि जैसे चंद्रयान में एक चैलेंज था कि क्या ये हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्या वो उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, रोवर निकलेगा, तमाम चीजें, क्या कोई चैलेंज या आदित्य एल1 में है, या इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, स्मूथली जाएगा, एल1 तक पहुंच भी जाएगा, वहां पर अपना काम करेगा, या नहीं इसके भी रास्ते में कई चैलेंजेस हैं जो हमें पता लगेगा जब इसका सफर शुरू होगा और वो वहां तक पहुंचेगा? देखिए, अगर हमारे पास मार्स मिशन का एक्सपीरियंस है, जो हमने उसको उस ऑर्बिटर में डाल दिया था, वो तो इससे कितना आगे गया था उसका अगर मैं बात करूं तो वो मेरे ख्याल से मंगलयान जो है वो 37 करोड़ किलोमीटर के पास गया था। तो ये तो 15 ही लाख किलोमीटर है। हाँ, चैलेंज रहेगा, क्योंकि देखिए हमारा जो GSLV और PSLV जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये तो इसको तो अभी हम लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्टैब्लिश करेंगे, और वहां से जो इसका जो इसमें जो इंजन लगे हुए हैं वो उसको आगे लेके जाएंगे। और इसमें स्टेजेस हैं, और मुझे नहीं लगता कि वहां तक कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट मिशन नहीं। ये जहां तक आपको याद हो कि जो हमारा वो जेम्स वेब्स जो टेलीस्कोप है वो L2 पे है, और तो इसलिए बहुत सारा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। और मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये इसको उस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज या टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस थे वो इसमें आएंगे, क्योंकि ये सीधे रूट पे जाएगा। हाँ, वो जरूर है कि उसको एक स्टेज आएगी, वहां से उसको जो कहीं की एक रास्ते पे लाना है, और फिर हेलो जो ऑर्बिट है उसमें उसको लेके आना है, जहाँ पे वो घूमता ही रहेगा। तो ये जरूर है, लेकिन इसमें उतना चैलेंज मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकल और मैन्यूवरेबिलिटी में भी उतना चैलेंज नहीं है जितना चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग है। ठीक है, तो ये जो वो है सक्सेस का रेट है, मुझे लगता है ज्यादा रह सकता है। कुणाल, क्विकली अगर इसकी जो पेलोड्स की आप बात कर रहे थे, अगर हम थोड़ा और उस पर आगे बढ़े, तो अलग अलग तरीके के जिसमें अलग अलग पूरी स्टडी करने वाला, वो हमारे अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेस में जाने का एक मकसद ये है कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो अपने हमारी हवा जो है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं वो रोक देती हैं। तो ये काफी सारे पार्टिकल्स हम इसका अभ्यास कर पाएंगे, और इस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये बता पाएंगे कि इसकी ऊर्जा कितनी है इन पार्टिकल्स की, और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि सूरज में कौन से टाइप के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। अभी ये इसका एक मकसद है कि काफी एक्सपेरिमेंट्स जो है पहली बार किए जा रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो भी सोलर डिस्क हम लोग बोलते हैं, यानी सूरज का जो एज होता है, जो भी बाहरी हिस्सा होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में स्टडी नहीं किया गया है। सो पहली बार वो हो रहा है। वो पृथ्वी से हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशन काफी हद तक ब्लॉक हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और एक और आदित्य L1 का एक यूनिक पॉइंट है कि कोरोनल मास इजेक्शन जो अभी पहले बताया गया था, हम उसके सुन चुके थे। तो बहुत ही इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं वो काफी आयनाइज्ड पार्टिकल्स को ले जाते हैं सूरज से दूर और पृथ्वी की ओर आते हैं। तो ये भी जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है और पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो इनको ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे कोरोनल मास इजेक्शंस को अगर हमें ठीक से अभ्यास करना होगा, उसका मेजरमेंट्स करने होंगे, तो ये आदित्य L1 कर पाएगा। और चूंकि आदित्य L1 2400 घंटे और 7 दिन हफ्ते के सूरज को देख पाएगा, हम ये जान पाएंगे कि ये कोरोनल मास इजेक्शन जब होता है और ये जब सूरज के बहुत ही नजदीक से पैदा हो रहा है, और ये आयनाइजिंग जो पार्टिकल्स हैं वो उसको भेज रहा है बाहर पृथ्वी की ओर, वो उसका एवोल्यूशन कैसे होता है, वो कैसे पैदा होता है और आगे जाके उसकी उन्नति कैसे होती है, ये हम अभ्यास इसका मेजरमेंट। तो और ये यहाँ पे जो स्टडीज होती हैं, तमाम चीजें चाहे एनर्जी से रिलेटेड हो या फिर, क्योंकि सूरज तो हमारे लिए जीवन के समान है, तो वो हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एट लास्ट डॉक्टर शंकर साहब, आप हमें ये बताएं कि
इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? हम इसकी सफलता के बाद कहां खड़े होंगे, जिसके चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं आप लोगों की बात सुन के? जी देखिए, ऐसा है कि चांद और मार्स, मून मिशन और मार्स मिशन में और इसमें थोड़ा सा साइंटिफिकली सिद्धांत रूप से अंतर ये है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ इसमें नहीं है। जैसे कि मैग्नेट, जब हमें मून मिशन पर जाना है तो हमें पहले से कैलकुलेट करना है कि मून हमारे जाने से पहले थोड़ा पहले वहां पर आ जाए, तो इससे उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड अवेलेबल हो हमको वेलकम करने के लिए, हमको कैप्चर करने के लिए। सिमिलरली जब हम मार्स पर जाते हैं तो मंगल पर भी हमें ये इस प्रकार का सामना करना पड़ता है, और उनके ग्रेविटेशनल और अपने ग्रेविटेशनल फील्ड का ऐसे मैचिंग करके उन अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहेंगे, तो वो हमारे लिए सिद्धांत रूप से थोड़ा आसान है। डिस्टेंस ज्यादा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जैसे अभी आप बता रहे थे कि पहले जो वो हुआ करते थे, पहले देखिए जब सूर्य ग्रहण पड़ते थे तो दूर दूर के एस्ट्रोनॉमर यहाँ वहां जाते थे, जिस जगह से पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कोई ब्राजील में, कोई इंडिया में, तो पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स मूव करते थे। अब हमारा जो आदित्य L1 जब जहां पहुंच रहा है तो इसके लिए वहां परमानेंटली वो जब चाहे तब टोटल सोलर इक्लिप्स अपने कोरोनाग्राफ से बना सकता है। तो वो सारी स्टडीज अभी जैसे कुणाल जी ने बताया कि हमें सारे टाइम 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, अपने पूरे हफ्ते, पूरे महीने हमारे पास सूरज देवता अवेलेबल है स्टडी करने के लिए। तो और हम जब चाहे अपना पूरा सूर्य ग्रहण कर सकते हैं और उसके स्टडी भी कर सकते हैं। जी, तो पर कुछ भी हो, लेकिन हाँ, ये पूरे देश के लिए, इसरो के लिए फख्र की तो बात होगी। और क्योंकि चंद्रयान की सफलता, उसके पीछे ये सूर्ययान कह लें आदित्य L1 को, ये भी एक सफलता के नए मानदंड रखेगा, तो हम सबके लिए फख्र की बात होगी। और हम दुनिया के लिए बहुत सारी नई और काफी अहम जानकारियां जुटा के दे पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नजर रहेगी कल आदित्य L1 पर, और 11:50 श्रीहरिकोटा से इसकी उड़ान होनी है। हम सब देखेंगे, और इसरो को एडवांस में बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।